नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एक लेक्चर सीरीज़ हम आपके साथ चला रहे हैं जहां पे यूपी पीसीएस के पुराने वर्षों के मेंस पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसी क्रम में आज हम 2021 के GS1 के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। हम अपने पहले के लेक्चर्स में इसके आगे के सवाल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो मैं गुजारिश करूँगा उसको भी आप देखें। उसके अलावा दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। हमारे कुछ पेड ग्रुप चलते हैं जहाँ पे हम लोग क्वालिटी कंटेंट देते हैं। अगर इस संदर्भ में आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो दिए गए 2 में से किसी भी नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है बाल्कन क्राइसिस के बारे में, और हमको बताना है इसका क्या मेन रोल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। यानी आपको बताना है बाल्कन संकट के बारे में और प्रथम विश्व युद्ध में इसकी क्या भूमिका रही थी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप शुरुआत कर सकते हैं बाल्कन क्राइसिस के बारे में बताते हुए, और कौन कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व रही थी, यानी कौन कौन से विभिन्न पक्ष थे जो इसमें इन्वॉल्व थे। फिर दोस्तों, आप टाइमलाइन लेते हुए इसको आगे बता सकते हैं कि किस प्रकार से बाल्कन क्राइसिस का एक महत्वपूर्ण रोल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और इसके क्या क्या परिणाम रहे थे इसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो बाल्कन संकट के बारे में बात हम लोग शुरू करें, उसका बैकग्राउंड सबसे पहले जानना ज़रूरी है। इसका जो पूरा बैकग्राउंड शुरू हुआ था, जो पूरा ये संकट शुरू हुआ था, इसमें कहीं ना कहीं ऑटोमन अम्पायर के प्रति इन लोगों का दृष्टिकोण था। भाई, ऑटोमन जो साम्राज्य था उस समय का, उसके पास बहुत बड़ा एम्पायर था, वो बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, पर अब वो यहाँ पे कई चीज़ों से प्रभावित हो रहा था। एक तो इस एम्पायर के अंदर जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं वो धीरे धीरे करके स्वतंत्रता अपनी घोषित करते चले जा रहे थे, जिसकी वजह से ये जो एम्पायर है इसका डिसइंटीग्रेशन होने की तरफ ये बढ़ रहा था, यानी इसका विघटन हो रहा था। अब दोस्तों, जो बाल्कन समस्या या फिर ये ऑटोमन एम्पायर की समस्या की बात करें तो इसमें हमारे सामने 3 बड़े बड़े प्रमुख कारण आते हैं। सबसे पहले उस समय जो था फ्रांस में राष्ट्रवाद बहुत तेज उभर रहा था। एक्सट्रीम नेशनलिज्म का वो युग था फ्रांस में। तो वहाँ पे एक ऐसी लहर चल रही थी जिसके कारण वो चाह रहे थे कि ऑटोमन एम्पायर को हम चुनौती दें। उसके अलावा दोस्तों, जो ऑटोमन साम्राज्य था, जो दूसरी इसमें बड़ी समस्या थी वो थी इसकी जनता और इसके राजा के बीच के जो रिलेशंस थे। जैसे कि जो जनता थी दोस्तों, वो बहुसंख्यक पूर्वी यूरोप के ईसाई हुआ करते थे, यानी वो क्रिश्चियंस हुआ करते थे, और वहीं पे तो जो राजा ऊपर बैठा हुआ था वो मुस्लिम खलीफा था। तो आप देख पा रहे हैं कि एक बड़ी सी पॉपुलेशन को राज करने के लिए, उस पर शासन करने के लिए जो राजा है वो उस सेम धर्म का है ही नहीं, वो मुस्लिम खलीफा है। जो प्रजा है वो ईसाई है। तो इसी कारण इस क्षेत्र में अपने आप अलगाव की भावना भड़कने लगी थी। हालांकि इस अलगाव की भावना को ऑटोमन एम्पायर, क्योंकि इतना बड़ा इतना विशाल साम्राज्य था, वो रोक भी लेता। पर जो तीसरी समस्या आई तो फिर बाकी जो दोनों समस्याएं वो और ज़्यादा गंभीर हो गई। यहाँ पे समय समय पर अलग अलग यूरोपीय शक्ति हस्तक्षेप करती रहती थी, और इस हस्तक्षेप के पीछे उनके अपने अपने सेल्फिश इंटरेस्ट होते थे, उनके स्वहित होते थे। जैसे कि इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। भाई, 1821 के आसपास यूनान के क्षेत्र में एक विद्रोह भड़का था। वो अपने आप को स्वतंत्र करवाना चाहते थे, वहाँ पे अलगाववादी आंदोलन चल रहा था। तो ऑटोमन एम्पायर ने यहाँ से अपनी सेना को भेजा था जिससे कि उस रिवोल्ट का, उस आंदोलन का दमन किया जा सके, उसको दबाया जा सके। तो वहाँ पे ब्रिटेन साइड में खड़ा होकर देख रहा था ब्रिटेन को। लेकिन फिर कई लोगों ने आके प्रेशराइज किया, भाई हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं उन लोगों पे अत्याचार किया जा रहा है, उन लोगों को सप्रेस किया जा रहा है, उनका दमन किया जा रहा है, तो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। फिर ब्रिटेन ने जाके दबाव डाला ऑटोमन एम्पायर पे, और फाइनली यूनान एक स्वतंत्र क्षेत्र के तौर पे रिकॉग्नाइज हो सका 1832 में। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके इस साम्राज्य का विघटन होता जा रहा था। अब दोस्तों, ये जो अलग अलग सेल्फिश इंटरेस्ट चल रहे थे यूरोपियन शक्तियों की, एक बार हम उसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों रशिया के बारे में देखते हैं। रशिया जो था वो ऑटोमन साम्राज्य का एक पड़ोसी था सबसे पहले तो, लेकिन उसकी मंशा ये थी कि इस ऑटोमन साम्राज्य को छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाए, इसका विघटन कर दिया जाए, और जो आधे क्षेत्र इसके बाद निकले वो तो रशिया अपने पास रख ले, और जो बाकी आधे बचे हुए हों वो बाकी शक्तियों को दे दिए जाएं। तो इसकी जो मंशा थी वो यही थी कि जो ऑटोमन एम्पायर है
उसका विघटन करा लिया जाए, उसको डिसइंटीग्रेट किया जाए। एक्चुअली इसकी इस मंशा के पीछे कारण थे इसके स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। रशिया देखिए, अगर आप देखेंगे तो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है भाई। अगर इसको भूमध्य सागर तक की पहुंच चाहिए थी, उस एरिया में इसको आना था, तो इसको 2 स्ट्रेट से होके पास होना पड़ता था, जिसमें से एक तो था बॉस्फोरस स्ट्रेट और दूसरा हुआ करता था डार्डेनल स्ट्रेट। अब समस्या ये थी, ये दोनों ही जो स्टेट थे ये ऑटोमन अंपायर के ही हिस्से में आया करते थे। तो इसीलिए रशिया चाहता था कि अगर ऑटोमन अंपायर का विघटन हो जाए तो ये दोनों क्षेत्र, ये दोनों बंदरगाह मेरे कंट्रोल में आ जाएंगे, मैं बेहतर तरीके से मेडिटेरेनियन सी में पहुंच पाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप देखेंगे तो देखिए ये वाला रशिया है, ये है काला सागर या फिर ब्लैक सी। अगर रशिया को यहाँ से इस मेडिटेरेनियन सी में जाना है तो उसको इस चैनल से जाना पड़ेगा। इस चैनल से जाने के लिए उसको एक तो ये वाला स्ट्रेट पार करना पड़ेगा और एक ये स्ट्रेट पार करना पड़ेगा। ये तो था बॉस्फोरस स्ट्रेट और ये था डार्डेनल स्ट्रेट, और दोनों के दोनों ऑटोमन अंपायर के कब्जे में थे। इसलिए रशिया चाह रहा था अगर इसका डिसइंटीग्रेशन हो जाए, ये टूट जाए, तो आधा क्षेत्र तो हम लोग रख लेंगे और बाकी आधा क्षेत्र बाकी लोगों में बांट दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों वहीं पे अगर ब्रिटेन की बात करूं तो वो ऐसा नहीं चाहता था कि ऑटोमन अंपायर टूटे, क्योंकि ये जो मेडिटेरेनियन सी थी या फिर ये जो भूमध्य सागर था दोस्तों, ये ब्रिटेन के लिए बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी। यहीं से होके वो जाया करता था इंडिया की तरफ, और वो इंडिया की तरफ जाता था, और इंडिया उसकी उस समय की बहुत ज़्यादा कीमती कॉलोनी हुआ करती थी। तो अगर इस क्षेत्र में रशिया का प्रभाव आ गया तो ब्रिटेन का ये क्षेत्र पे जो एकाधिकार था, जो उसका स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट था, उसमें कहीं ना कहीं क्षति पहुंचेगी। इसीलिए ब्रिटेन चाहता ही नहीं था कि कहीं से भी ऑटोमन अंपायर टूटे, क्योंकि अगर ये ऑटोमन अंपायर के कब्जे में रहेगा तो ब्रिटेन ऑटोमन अंपायर को पुचकार के अपनी तरफ ले आएगा और रशिया इस तरफ नहीं आ पाएगा। अब दोस्तों यहीं पे एक बोस्निया हर्ज़गोविना नाम का क्षेत्र था, जिसको हम लोग बॉसहर्स बोलते हैं। इसमें बात ये थी कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन हुआ करती थी वो स्लैव पॉपुलेशन थी। अब यहाँ क्या चिंताएं चल रही थी, उसके लिए एक और पहलू जानना ज़रूरी है। जो रशिया था वो यहाँ पे एक सर्बिया को भड़का रहा था और कह रहा था भाई सर्बिया तुम एक ऑल स्लैव मूवमेंट चलाओ, और इस प्रकार से मूवमेंट चलाओ कि तुम सब जगह ये प्रचार करो कि मूवमेंट का यह उद्देश्य है पूरे बाल्कन एरिया में जितनी भी स्लैव पॉपुलेशन है उन सबको एकजुट करके हम लोग एक राष्ट्र का निर्माण करें। बेसिकली रशिया की मंशा ये थी, सर्बिया ऐसा कर लेगा, सर्बिया को मैं अपना सब्सिडरी स्टेट बना लूंगा, यानी अपना असिस्टेंट टाइप रख लूंगा, और इसकी जो टेरिटरीज हैं अपने आप ही मेरे अंडर आ जाएंगी। अब इसी कारण से जो बॉसहर्स था इसको भी डर था, इसमें जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो भी स्लैव पॉपुलेशन थी। अगर इस प्रकार का कोई आंदोलन चलता तो ये तो तय था कि इस क्षेत्र का भी विघटन हो जाता, ये टूट जाता, और इसमें से जो स्लैव पॉपुलेशन थी वो एक तरफ हो जाती और बाकी क्षेत्र अलग हो जाता। तो इसको डर था कि कहीं इस आंदोलन के चक्कर में मैं ना टूट जाऊं। और ये दोस्तों हम लोग पूरे ऑस्ट्रिया के तौर पे भी यही डर देखते हैं कि भाई ऑस्ट्रिया में जो आधी पॉपुलेशन हम बताते हैं इसकी भी आधी पॉपुलेशन स्लैव हुआ करती थी और बाकी आधी दूसरी पॉपुलेशन थी। और बेसिकली ऑस्ट्रिया और हंगरी ने बॉसहर्स को पहले ही एनेक्स कर लिया था 1908 के आसपास। तो बेसिकली ऑस्ट्रिया हंगरी का ही हिस्सा था ये। तो आप सोचिए अगर इस क्षेत्र का विघटन होगा तो यानी कहीं ना कहीं साम्राज्य भी टूट रहा है। ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी वाला क्षेत्र है उसका ही तो स्ट्रैटेजिक क्षेत्र जा रहा है, तो वो चिंता में था। और साथ ही ऑस्ट्रिया गेम प्लान भी समझ रहा था रशिया का कि किस प्रकार से वो सर्बिया को भड़का के ऑटोमन अंपायर के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, और साथ में उसके चपेटे में ऑस्ट्रिया भी आएगा, क्योंकि जो आधी स्लैव पॉपुलेशन थी वो ऑटोमन अंपायर में हुआ करती थी और बाकी जो आधी स्लैव पॉपुलेशन थी वो ऑस्ट्रिया के अंतर्गत जो बॉसहर्स आ रहा था उसमें था। तो इसीलिए भाई ऑस्ट्रिया सोच रहा था कि ये समय है कि हमको सर्बिया को दबाना पड़ेगा। अगर इसको सप्रेस नहीं किया गया तो ये इस प्रकार का आंदोलन चला के ऑटोमन अंपायर को तो तोड़ेगा ही और साथ में हमें भी क्षति पहुंचाएगा। तो आप दोस्तों देख पा रहे हैं कितने सारे अलग अलग मत चल रहे थे, अलग अलग लोगों की विचारधाराएं चल रही थी, अपने अपने सेल्फिश इंटरेस्ट चल रहे थे। और ये जो बाल्कन की प्रॉब्लम है ये कॉम्प्लिकेट होती चली जा रही थी, सुलझने का नाम नहीं ले रही थी। फिर दोस्तों धीरे धीरे करके सर्बिया जो है वो अपने उद्देश्य में सफल होता है। उसने बॉसहर्स के अंदर जो स्लैव पॉपुलेशन हुआ करती थी उसको भड़का दिया। भड़काने की वजह से यहाँ पे एक विद्रोह चलने लगा, एक रिवोल्ट चलने लगा। अब भाई रिवोल्ट को शांत करना ज़रूरी है, तो यहाँ पे टर्की की सेना ने दमन स्टार्ट किया। जैसे ही ये दमन के प्रयास स्टार्ट हुए, रशिया बैठा देख ही रहा था, वो गया भाई ब्रिटेन के पास, बोला ये देखो हमारे क्रिश्चियन भाइयों पे किस प्रकार से सप्रेशन किया जा रहा है, किस प्रकार से उनका दमन किया जा रहा है। तो बोला चलो मिलके हम लोग अटैक कर देते हैं इस समय ऑटोमन अंपायर पे, और ये बॉसहर्स
कि जो हमारी स्लैव पॉपुलेशन है उसको आज़ाद करवा लेते हैं। भाई ब्रिटेन को आपको मालूम है चाहिए नहीं था कि ऑटोमन एम्पायर के टुकड़े हों, इसलिए उसने कहा भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करते, हम लोग एक अल्टीमेटम यहाँ पेश करते हैं। और अल्टीमेटम में कहा गया कि भाई ऑस्ट्रिया हर्स बॉस में जो स्लैव लोग रह रहे हैं उन स्लैव की जनसंख्या को आप न्याय दीजिए। भाई रशिया ने कहा मैंने औपचारिक काम तो कर लिया, अब मैं आता हूँ अनौपचारिक काम पे। तो उसने यहाँ पे मौका देखते हुए इस पे अनेक्सेशन या फिर इन्वेजन कर दिया। और क्योंकि रशिया उस समय बहुत बड़ी ताकत था, ऑटोमन एम्पायर उसके सामने टिक नहीं पाया, जिस वजह से यहाँ पे एक संधि हमारे सामने आती है और हम उसको कहते हैं सैन स्टीफेनो की संधि। इसमें रशिया ने कई सारे प्रावधान लगाए, हम लोग एक आधे पढ़ते हैं। सबसे पहले रशिया ने कहा वो जो दो स्टेट थे, इसमें एक बॉस्फोरस स्टेट था और एक डार्डिनल स्टेट था, वो दोनों आज से मेरे कब्जे में है क्योंकि इसके मदद से मैं मेडिटेरेनियन सी में जा सकता हूँ। दूसरी उसने बात की कि ये ब्लैक सी जो हमारा है इसमें आज के बाद कोई भी यूरोपियन ताकत नहीं आएगी, सिर्फ रशिया की ही जो है इस क्षेत्र पे इन्फ्लुएंस रहेगी। अब ये तो तय था कि ये एक्सेप्टेबल थी नहीं, तो ब्रिटेन ने यहाँ पे बोला भाई हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो रशिया ने कहा अच्छा चलो नहीं करते तो हम लोग एक जगह बैठ के सब डिस्कस कर लेते हैं। तो ये लोग जो बैठने वाली जगह थी जहाँ पे सब डिस्कशन हुए उसको बर्लिन कॉन्फ्रेंस कहा गया। दोस्तों बर्लिन कॉन्फ्रेंस में ऑटोमन बिस्मार्क जो कि जर्मन के उस समय चांसलर हुआ करते थे, उसने इसकी चेयरमैनशिप की, उसने इसको हेड किया था। इसमें प्रयास तो ये किया गया था कि भाई रशिया को ना तो नाराज किया जाए और ना ही यहाँ पे हर्स बॉस को नाराज किया जाए, जिसके साथ में स्वाभाविक तौर पे ब्रिटेन भी खड़ा हुआ था। अब लेकिन ये ऐसा मुद्दा रह नहीं गया था जहाँ पे आप दोनों के पक्ष में फैसले दे पाएं या फिर आप कोई डिप्लोमेसी कर पाएं। यहाँ पे एक के पक्ष में फैसला तो सुनाना ही था। तो दोस्तों इसमें जो कई अलग अलग प्रकार के फैसले सुनाए गए, हम लोग उसमें से एक दो पे चर्चा करते हैं जिससे कि आपका थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर हो जाए। अब मुद्दा था कि जो बॉस हर्स है भाई इसको या तो आप दे सकते हो वापस ऑटोमन एम्पायर को कि भाई उसके अंदर है तो उसके अंदर ही रहेगा, या फिर आप इसको इंडिपेंडेंट घोषित कर सकते हो यानी स्वतंत्र घोषित कर सकते हो। पर ऑटोमन बिस्मार्क ने एक नई चीज ले आया, इसने इसको हैब्सबर्ग एम्पायर के संरक्षण में रख दिया। तो भाई यहाँ पे जो सर्बिया और रशिया खड़े हैं इनको आया गुस्सा, बोले ये क्या तरीका है, या तो आप ये करो कि जिसमें वो पहले हैं वहीं पे रखो ऑटोमन एम्पायर में, या फिर उनको स्वतंत्र घोषित कर दो। ये तीसरी पार्टी को लाने का क्या मतलब है। बेसिकली हुआ ये था कि जो ऑटोमन बिस्मार्क है उसका हैब्सबर्ग एम्पायर की तरफ एक झुकाव हुआ करता था। फिर दोस्तों करीब 1890 तक यही चांसलर रहा था। उसके बाद जो दूसरा चांसलर आया था जिसका नाम था विलियम कासर, उसका भी इस हैब्सबर्ग एम्पायर की तरफ काफी झुकाव था और इसी झुकाव का फायदा उठाते हुए हैब्सबर्ग एम्पायर ने 1908 में बॉस हर्स को एनेक्स ही कर लिया। अब दोस्तों एक चीज समझिए, यहाँ पे उसके संरक्षण में रखा गया है, उसको पूरा नहीं दिया गया है। उसने कहा भाई ये नहीं चलेगा, और जो अगला चांसलर आया वो भी हमारे ही पक्ष में है, तो क्यों ना इसको अनेक्स कर लिया जाए। तो उस पर एनेक्सेशन कर दिया था। अब ये तो स्वाभाविक है कि रशिया और सर्बिया को आएगा गुस्सा, तो ये तुरंत इसके विरोध में खड़े हो गए। फिर दोस्तों एक और प्रावधान था इसका, जो हम सैन स्टीफेनो की ट्रीटी या संधि पढ़ रहे हैं, उसने जो बल्गेरिया है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जो तीसरा हिस्सा रखा गया वो था मैकेडोनिया, और इस क्षेत्र को वापस ऑटोमन को दे दिया गया था। अब भाई इस पे तो यूनान ने बवाल काट दिया। उसने कहा आप एक बात बताओ, ये जो मैसेडोनिया है ये हमारा हिस्सा है, अब आप इसको वापस ऑटोमन को कैसे दे सकते हैं। तो फाइनली आगे जाके होता ये है कि जो यूनान है वो एक अलायंस बनाता है, किस किस के साथ, बल्गेरिया के साथ, सर्बिया के साथ और मॉन्टेनिग्रो के साथ, और ये सब मिलके अटैक कर देते हैं ऑटोमन एम्पायर पे। और ये जो चीज़ होती है इसको हम कहते हैं प्रथम बाल्कन युद्ध। और दोस्तों यही जो बाल्कन वॉर है यही आगे जाके प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनता है। फिर दोस्तों एक और चीज़ आप ध्यान रखिए, यहाँ पे जो बॉस हर्स को संरक्षण में रखा गया था हैब्सबर्ग एम्पायर के, तो ये हमने देखा था सर्बिया को पसंद आया नहीं था। तो सर्बिया ने क्या किया, इस क्षेत्र में अपना एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया था। जैसे ही इस क्षेत्र में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना, यहाँ पे लॉ और ऑर्डर की स्थिति गंभीर होने लगी, उसको संभाला ही नहीं जा पा रहा था। तो कुछ समय जब ऐसा चलता रहा तो हैब्सबर्ग एम्पायर ने क्या किया, अपने राजकुमार जिसका नाम था फर्डिनेंड, उसको इस क्षेत्र में भेजा, और ये सोचा गया कि शायद ये वहाँ चला जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा सुधार पाएगा, थोड़ी स्थिति वापस लय में आ पाएगी। लेकिन ये वहाँ पहुँचा ही था कि तब तक इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कर दिया इसके ऊपर अटैक, और फाइनली इसकी हत्या कर दी गई, इसको असैसिनेट कर दिया गया। भाई ये तो एक बवाल का कारण बन गया। अब जो यहाँ पे हैब्सबर्ग एम्पायर था ये सीधा चुनौती देता था सर्बिया को, और क्योंकि उसके पीछे खड़ा था रशिया, तो रशिया को उसने सर्बिया को कहा कि भाई तुम इसकी तुरंत जिम्मेदारी लो, तुरंत इस पर माफ़ी मांगो, और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनका नाम बताओ, और अब से हम
कुछ इन्वेस्टिगेटिंग टीम तुम्हारे क्षेत्र में भेजेंगे, वो इन्वेस्टिगेट करेगी। सर्बिया को सारी शर्तें यहाँ पे मंजूर हो नहीं पाई और दोस्तों इससे और ज़्यादा मामला बिगड़ता चला गया। तो इस प्रकार से एक बैकग्राउंड मैंने कोशिश की कि आपका क्लियर कर पाऊँ। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि आंसर किस प्रकार से आपको करना है। सबसे पहले वही 1908 के पास जो हमने देखा था कि बोस्निया और हर्ज़ेगोविना को अनेक्स कर लिया गया था हैब्सबर्ग एम्पायर द्वारा, उसकी बात करते हुए आपने यहाँ पे शुरू कर दिया। तो एक बार जब ये अनेक्स हो गया तो साउथ ईस्ट यूरोप में आप समझ लीजिए ऑस्ट्रिया और हंगरी जो हैं वो अकेले पड़ गए। उसके अलावा क्योंकि हमको मालूम है सर्बिया और रशिया के अच्छे रिलेशन थे, तो जो वियना था उसके इसके साथ अच्छे संबंध स्थापित नहीं हो पाए, क्योंकि ऑटोमेटिकली इसके रशिया के साथ संबंध खराब थे। इस बारे में आप जिक्र कर सकते हैं। तो जो ये एक्शंस होते जा रहे थे, इससे जो बाल्कन स्टेट्स हैं वो नज़दीक आ रही थी। फिर रशिया के बैकिंग के बाद कई सारे क्षेत्रों ने मिलकर एक अलायंस बनाया और वो चाहते थे कि टर्की का यूरोपियन पार्ट डिवाइड कर दिया जाए, उसको तोड़ दिया जाए। और धीरे धीरे करके जो बाल्कन समस्या है वो खराब होती चली गई। पहली बाल्कन वॉर पे हम लोग जाते हैं दोस्तों 1912-13 के आसपास, जब सर्बिया, मोंटेनिग्रो, बुल्गारिया और ग्रीस ने मिलकर ऑटोमन एम्पायर पे अटैक कर दिया था और उसने अपनी बाल्कन टेरिटरी खो दी थी। उसके चलते ये काइंड ऑफ प्रॉक्सी वॉर भी थी बड़े बड़े देशों के बीच में, जो अलायंस के थ्रू लड़ी जा रही थी। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे एक अलायंस बना हुआ था और एक बार जब ये वाली वॉर हुई तो बाल्कन की स्थिति और ज़्यादा खराब होती चली गई। फिर एक 1913 के आसपास वॉर होती है सर्बिया बल्गेरिया के बीच में, उससे स्थिति और खराब हो गई। अब जब सर्बिया ने यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर पे काफ़ी सारी चीज़ें प्राप्त कर ली थी, तो अगला उसका निशाना हैब्सबर्ग एम्पायर था। हैब्सबर्ग की मोनार्की थी, वो साम्राज्य था, क्योंकि उसने बोस्निया हर्ज़ेगोविना को पहले ही अनेक्स कर लिया था, हमने आपको बताया था। और इससे सर्बिया रशिया पहले ही नाराज थे, भाई ये ऐसे कैसे अनेक्स कर सकता है। फिर आप दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं किस प्रकार से सर्बिया ने अपनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्लांट कर दी थी बॉजहर्स्ट में, जिसके कारण फर्डिनांड की भी मृत्यु हो गई थी, उसका असैसिनेशन कर दिया गया था। बेसिकली जो सर्बिया का इंटेंशन था वो ये था कि जो अभी एरिया थे हैब्सबर्ग मोनार्की के पास, उसको सर्बिया में मर्ज कर दिया जाए। फिर धीरे धीरे जो सर्बिया की महत्वाकांक्षाएं ये बढ़ती चली गई। उसके अलावा रशिया भी उसको लगातार सपोर्ट कर रहा था और उसके अंदर एक्सट्रीम नेशनलिज्म की भावना भी जाग रही थी, या फिर चरम राष्ट्रवादियों द्वारा उसके अंदर के लोगों को भड़काया जा रहा था। कुछ अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन की आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा है मेन ये ब्लैक हैंड जो ऑर्गेनाइजेशन थी यही इन्वॉल्व थी फर्डिनांड की मृत्यु में, उसके असैसिनेशन में। अब ये सर्बिया जो है एक्सपैंड करने की नीति की तरफ बढ़ निकला था। ऑस्ट्रिया और हंगरी इसको अपोज कर रहे थे। फिर जो ऑस्ट्रियंस हैं उन्होंने एक एंटी सर्बियन स्ट्रैटेजी बनाई, जिसके कारण उन्होंने अल्बेनिया का इंडिपेंडेंस हासिल कर लिया था 1912-13 में। इससे सर्बिया और ज़्यादा भड़क गया था दोस्तों, और इस स्ट्रैटेजी से वो कोशिश कर रहा था कि जो सर्बिया एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी अपना रहा है, जो विस्तारवाद की नीति अपना रहा है, उसको हम रोक सकें, उसको दबा सकें। इसके अलावा दोस्तों आप जैसे हमने बताया और चीज़ें लिख सकते हैं, फर्डिनांड की मृत्यु के बारे में लिख सकते हैं। फिर आप सर्बिया के द्वारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो प्लांट की गई उसके बारे में लिख सकते हैं। फिर आप ये पूरे बाल्कन वॉर को समझा सकते हैं कि कैसे ये शुरू हुआ और अल्टीमेटली इसी बाल्कन वॉर की वजह से कैसे पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, और जो फर्डिनांड की हत्या की गई उसके बाद कैसे अलायंसेस बनने लगी और कैसे विश्व युद्ध शुरू होने लगा, ये सब बता के आप अपना उत्तर समाप्त कर सकते हैं। हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे सोशल एम्पावरमेंट ऑफ महिलाओं और वुमेन के बारे में कहा गया है। पूछा गया है क्या महिलाओं का समावेशी विकास पाने के लिए सामाजिक सशक्तिकरण आवश्यक है? अगर है तो इसका आपको विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। अब भाई माफ़ कीजिएगा दोस्तों, वो नीचे गलत स्लाइड आ गई थी। ये वाला आपके स्लाइड है, इसमें वही क्वेश्चन पूछा गया है, समावेशी विकास हासिल करने के लिए क्या सामाजिक सशक्तिकरण आवश्यक है? करना क्या है आपको, अपने उत्तर की शुरुआत आप इस बात का उल्लेख करते हुए कर सकते हैं कि सामाजिक और आर्थिक कारकों के संदर्भ में महिलाओं पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। अब आप इस चीज़ को साबित करने के लिए कुछ डेटा यहाँ पे लिख सकते हैं। वही हमने लिखा है कि कुछ आप डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत में आप ये लिखते हुए शुरू कर सकते हैं कि महिलाओं को प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया जाता है। हालांकि एजुकेशन में वृद्धि हुई है, स्किल्स डेवलपमेंट में वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी महिलाओं का जितना अपेक्षित था सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना हो नहीं पाया है। इस तरीके से थोड़ा समस्या को आप समझाते हुए अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं। फिर इस बात को साबित करने के लिए कुछ डेटा लिखिए कि किस प्रकार से आप मानते हैं हाँ कि महिलाओं पे उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनके सामाजिक विकास पे, उनके आर्थिक विकास पे और ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर दोस्तों आप ये बता सकते हैं कि जो रिप्रेसिव सोसाइटी होती हैं, जिनका ये नेचर होता है कि महिलाओं को दबाया जाए, वो सबसे लेस डेवलप्ड पाई गई हैं। विकास के विभिन्न चरणों में वो बहुत पीछे रहती हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता ही इतनी संकीर्ण है कि वे आगे बढ़ ही नहीं पाती। भाई आखिर होना ये चाहिए कि महिलाओं को जो भी पूरा पोटेंशियल है उसके अनुसार अगर आप
कौशल देंगे, शिक्षा प्रदान करेंगे, उतने अवसर देंगे तो महिलाएं कमाल कर सकती हैं हर एक क्षेत्र में। वो पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर भूमिका निभा सकती हैं हर एक क्षेत्र में। और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हमारे पास हैं जो ये दिखाते हैं कि महिला सशक्तिकरण से कितना देश को फायदा हो सकता है और कितना महिलाओं के प्रति जो मानसिकता है उसमें बदलाव आ सकता है। फिर दोस्तों आप कुछ यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेटर लिख सकते हैं, जैसे मेटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो रही है, जैसे आप लिख सकते हैं महिलाओं का शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, जैसे आप लिख सकते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी जो भी आधारभूत संरचना हुआ करती थी पहले वो बहुत खराब थी, अब जो है वो बुनियादी ढांचे का विकास के कारण बेहतर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निवारण हो पा रहा है। महिलाओं को बेहतर तरीके से अधिकार दिए जा रहे हैं, उनके प्रति मानसिकता में बदलाव आ रहा है। अब वो दूर जाके अर्बन एरियाज में अलग अलग कंपनीज में हाई पेइंग जॉब्स कर रही हैं। तो ये आप पॉजिटिव इंडिकेटर्स के बारे में बता सकते हैं किस प्रकार से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। फिर आप यहाँ पे और कुछ प्रॉब्लम सुझा सकते हैं और आप लिख सकते हैं कि भाई अगर आप अवसर नहीं देंगे महिलाओं को तो हमारे देश में जो ह्यूमन रिसोर्स है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप हो नहीं पाएगी। जितना कुछ अचीव करने की हमारे देश में क्षमता है वो अपने वांछित परिणामों को प्राप्त कर नहीं पाएगा। तो आप लिख सकते हैं ज़रूरी है कि उनको प्रॉपर कौशल प्रोवाइड किया जाए, कौशल का विकास किया जाए, उनको प्रॉपर अवसर दिए जाएं। और अगर इस प्रकार से होगा तो जो विकास हमारे सामने आएगा वो समावेशी होगा। यानी अगर आप समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान देंगे, उनको अवसर देंगे, उनको बाहर निकलने का मौका देंगे, उन पर विश्वास जताएंगे, उनको प्रॉपर शिक्षा देंगे, उनके कौशल का विकास करवाएंगे, तो वो आगे जाके जिस विकास में देश को लेके जाएंगी, जिस दिशा में विकास होगा वो अपने आप ही समावेशी होगा। अब दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर किस प्रकार हमने बनाया है। हमने लिखा है कि अभी भी हमें समावेशी और समान विकास की ज़रूरत है और उस तक हम पहुँचे नहीं हैं। इस संदर्भ में हमें ऐसे कुछ विषयों की जांच करनी होगी जहाँ पे महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट होता है। हम लोगों को देखना पड़ेगा क्या महिला के सशक्तिकरण पे प्रॉपर ध्यान दिया जा रहा है। तो अगर आप कुछ डेटाज देखें तो आपको ये मिलेगा कि नहीं दिया जा रहा। दमनकारी समाज आमतौर पर सबसे कम विकसित होते हैं। उनकी विचारधारा यही रहती है कि महिलाओं को घर तक ही सीमित रखा जाए, उनको अवसर प्राप्त करने का मौका देते नहीं ये लोग। आप ये चीज़ को ध्यान रखना चाहिए आपको कि महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाने से दुनिया भर में सामाजिक और आर्थिक प्रगति हुई है। भाई यदि हम लोग हमारे देश के लिए सामाजिक आर्थिक प्रगति चाहते हैं, अगर हमको वह सुनिश्चित करनी है तो महिलाओं को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए हमें शिक्षित करना होगा, सशक्त बनाना होगा और उनके कौशल का विकास करना होगा। फिर आप कुछ डेटाज लिख सकते हैं दोस्तों कि भारत में करीब 7.5% विमेन रहती हैं जो पूरे विश्व की अगर आप तुलना करते हैं तो। मेटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो रही यानी मातृ मृत्यु दर गिर रही है, महिला की साक्षरता बढ़ रही है, अधिक महिलाओं के पास स्वास्थ्य देखभाल की और शिक्षा की सुविधाएं पहुंच पा रही हैं, महिलाओं के खिलाफ चल रहे भेदभाव और हिंसा के परिदृश्य में परिवर्तन आ रहा है। भाई जेंडर गैप के भी टर्म्स में यानी लैंगिक समानता में भी महिलाएं अब अच्छा कर रही हैं। लैंगिक समानता पे हम लोग काम कर रहे हैं, सरकार उस पर ध्यान दे रही है। अब आप अगर विश्व आर्थिक मंच के जेंडर गैप इंडेक्स की तरफ देखें तो भारत का वहाँ 113वां स्थान है। दोस्तों इस रैंक को आप जो लेटेस्ट डेटा उसके अकॉर्डिंग मैच कर लीजिएगा। भारत में 2011 की जनगणना पे हम जाएं तो ये पाएंगे कि 6 साल से कम उम्र की जो बच्चियां हैं वह 1000 में से यानी 1000 पुरुषों में से 914 ही हैं, जो 2001 से और घट गई है उनकी संख्या। महिला का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आप देखेंगे, आर्थिक सशक्तिकरण देखेंगे तो भारत में सिर्फ 0.3 ही है, जो कि बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे 1 जो होता है वो इक्वालिटी दर्शाता है कि लैंगिक समानता का जो आइडियल स्टेट होगा वो 1 होगा। लेकिन अगर हम लोग 0.3 पे हैं यानी अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। ये हमारी सोसाइटी को एक सीधी चुनौती देता है। अगर हम महिलाओं को अवसर नहीं देंगे, अगर हम उनको उनके पूरे सामर्थ्य पूरे पोटेंशियल तक नहीं पहुंचने देंगे तो भाई हम लोग अपना ह्यूमन कैपिटल ही बर्बाद कर रहे हैं। नारी समाज की पारिवारिक इकाई की नींव होती है। वे पारंपरिक नौकरियों से नवाचार, क्षमता, बुद्धिमत्ता और कठिन प्रयास दिखाती हैं। अगर यही ट्रेड्स को उनके इस्तेमाल किया जाए भारत के विकास में तो जो विकास आप हासिल करेंगे वो समावेशी होगा और वो बेहतर होगा, समृद्ध होगा। अगर हमको इस पोटेंशियल, इस क्षमता को अनलॉक करना है तो हमें शिक्षा की मदद लेनी पड़ेगी। यहाँ पे फिर हमने एक डेटा का इस्तेमाल किया है दोस्तों। हमने लिखा है जो शिक्षा की पहुँच अभी सीमित है वो सिर्फ 70%
रूरल पॉपुलेशन तक ही सीमित है। बाकी बची हुई 30% पॉपुलेशन के पास अभी भी शिक्षा नहीं पहुंच पा रही। उसके अलावा जो निर्धनता है, जो गरीबी है, वो सबसे ज़्यादा प्रकोप अपना बरसाती है महिलाओं के ऊपर। उसके अलावा जिस प्रकार का सामाजिक रवैया रहता है, जो सामाजिक मानसिकता रहती है एक महिला के अगेंस्ट या फिर एक महिला को लेकर, उसको समझते हुए हम इस चीज़ का निष्कर्ष निकाल सकते हैं अब एक ऐसी स्ट्रैटेजी लाने की ज़रूरत है जो सार्वभौमिक तौर पर महिला शिक्षा पर आधारित हो, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करे। भारत को प्रौद्योगिकी को इस दिशा में इस्तेमाल करना आना चाहिए। प्रौद्योगिकी की मदद से हम लोग दोनों ही जेंडर्स को सेम पायदान पे लाके खड़ा कर सकते हैं, बेहतर क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, क्षमता जो है उसका निर्माण किया जा सकता है। लेकिन ज़रूरी है जो आप शिक्षा प्रदान करें उसमें लाइफ स्किल्स भी हों, यानी हेल्थ केयर संबंधी स्किल्स के बारे में बताइए, सैनिटेशन या स्वच्छता संबंधी स्किल्स के बारे में बताइए। भाई अगर हम लोग एक महिला को शिक्षा दे देते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उसका पूरा परिवार सशक्त बन जाता है। और इसमें हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं आशा एम्प्लॉयज़ का, किस प्रकार से वे अलग अलग क्षेत्रों में भूमिका निभाती रही हैं। एक ट्रेंड फीमेल कम्युनिटी के तौर पर उन्होंने मदद की है माताओं और उनके बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में, उसको सुरक्षित रखने में। फिर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर महिलाओं को इकोनॉमिक फ्रीडम दिया जाता है तो वो बहुत तरक्की कर सकती हैं। और ये जो आर्थिक स्वतंत्रता है ये डिपेंड करती है अगर आप उनको कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण दें, क्योंकि अगर व्यवसाय की मांग के अनुरूप आपने उनको प्रशिक्षित किया तो आसानी से उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जॉब के अवसर मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे आप एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं इला भट्ट के सेवा नामक सेल्फ हेल्प ग्रुप का, जिसने लाखों महिलाओं को प्रोत्साहित किया कि वे उद्यमी बन सकें, एंटरप्रेन्योर बन सकें। हालांकि फिर भी अभी हमारे देश में कहीं ना कहीं जेंडर संबंधित रिस्ट्रिक्शन मौजूद हैं, उनको हटाने की ज़रूरत है। हमको अपना जो सामाजिक व्यवहार है, जो रवैया है, उसको बदलने की ज़रूरत है। वही महिला के विकास में, उसके सफलता के मार्ग में एक बाधा बनती है। भाई जॉब और मैरिज को लेके पूरे समाज में वुमेन को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। उनको आमतौर पे जॉब करने से मना किया जाता है, शादी उनकी जल्दी कम उम्र में करा दी जाती है, तो यानी उनको अपने सपने पूरा करने का मौका ही नहीं दिया जाता। अगर हमको अपने देश का पूरा पोटेंशियल अनलीश करना है तो हमको महिला को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमको एक ऐसे विकास की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा जो सही मायने में समावेशी हो, तभी हमारे देश की एक्चुअल में उन्नति हो सकती है। फिर दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताना है वो क्या होता है और उसके भारत के रूरल सोशल स्ट्रक्चर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। यानी वैश्वीकरण को परिभाषित करना है आपको और उसके ग्रामीण सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसका आपको मूल्यांकन करना है। तो जैसा सवाल में पूछा गया है हम लोग शुरू करेंगे ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करते हुए, फिर हम इसके कुछ इम्पैक्ट्स लिखेंगे जो अलग अलग स्तर पे एक्सपीरियंस किए जाते हैं। फिर जैसा कि सवाल के दूसरे भाग में पूछा गया है कि रूरल सोशल स्ट्रक्चर पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों पहले हम लोग इसको डिफाइन कर देते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ट्रेड और टेक्नोलॉजी एक दूसरे में इंटरकनेक्ट हो सकती हैं, इंटरडिपेंड हो सकती हैं। कोई भी कल्चर, आइडियाज़, लैंग्वेज, फूड चॉइसेस, ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र आसानी से ट्रैवल कर सकती हैं और इस सब का श्रेय जाता है वैश्वीकरण को। फिर दोस्तों आप साथ में ये लिख सकते हैं कि वैश्वीकरण की मदद से भाई गतिशीलता बढ़ चुकी है, मोबिलिटी ज़्यादा हो गई है, कम्युनिकेशन बेहतर हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से आइडियाज़ ट्रैवल कर सकते हैं। कोई कम्युनिकेशन बीच में बाधा जो हुआ करती थी वो अब मौजूद नहीं है। और ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है, ये नया विकास हुआ है, इसने ग्रामीण और कृषि उद्योगों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब दोस्तों हम उन बदलावों को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ग्रामीण क्षेत्रों पे क्या प्रभाव पड़े हैं। भाई वैश्वीकरण के आने से नई नई इंडस्ट्रीज़ आना शुरू हुई हैं, जिसकी वजह से उसमें लेबर की रिक्वायरमेंट होने लगी है। लेबर की रिक्वायरमेंट होगी तो ज़्यादा रोज़गार के अवसर पैदा होंगे, ज़्यादा एक व्यक्ति की आय जनरेट हो पाएगी। फिर पहले कनेक्टिविटी से संबंधित कई सारी चिंताएँ थी, अब उनके लिए जागरूकता बढ़ गई है। हम लोग उन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रयासरत रहते हैं। वर्तमान में आधुनिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये तो आपके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो गए हैं। फिर नेगेटिव इम्पैक्ट में आप लिख सकते हैं कि भाई ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ माइग्रेशन बढ़ गया है, प्रवास बढ़ गया है। इसकी वजह से हुआ ये है कि ये जो एरियाज़ हैं वो तो ओवरलोड हो रहे हैं,
उसके अलावा यहाँ पे कंजेशन हो रहा है, उसके अलावा यहाँ पे सैनिटेशन या स्वच्छता संबंधी समस्याएं आ रही हैं, यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि अब इस क्षेत्र में अगर 100 लोगों की कैपेसिटी है, वहाँ पे 200 लोग पहुँच चुके हैं, तो कैसे वहाँ का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर उन 200 लोगों को सर्व कर पाएगा। इसीलिए विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। लेकिन इसी का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि जो लोग यहाँ पे काम करने गए हैं वो यहाँ से अपनी सैलरी या फिर कुछ पैसे घर भेजते हैं, तो इस वजह से ग्रामीण इलाकों में रेमिटेंसेस बढ़ गए हैं या प्रेषण में वृद्धि हुई है। हालांकि एक और नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि घर के बच्चे जब चले जाते हैं बाहर कहीं नौकरी करने, तो घर में बुजुर्ग लोग अकेले रह जाते हैं। इससे एकल परिवारों की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा मिला है। एक व्यक्ति की अपनी संस्कृति से जड़ें जो पहले मजबूत हुआ करती थी वो ढीली पड़ती जा रही हैं। जो घर पे पीछे अकेले बुजुर्ग रह जाते हैं वे परेशान होते हैं, उनको अकेलेपन का सामना करना पड़ता है, डिप्रेशन उनको होता है। तो ये कुछ समस्याएं हैं। उसके अलावा हमने देखा है दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्रों में कास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा चिंताएं बनी रहती हैं। वहाँ पे प्रॉपर कास्ट की हायरार्की भी फॉलो की जाती है। तो लेकिन अब जैसे ग्लोबलाइजेशन आ गया है, लोगों की मानसिकता में बदलाव हुआ है, आर्थिक संभावनाएं बढ़ गई हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में जाति की चेतना में कमी आई है। जो पहले लोग बहुत कॉन्शियस हुआ करते थे कि भाई ये इस जाति से, ये इस जाति से है, उसमें अब कमी आई है। इससे होता क्या है, सामाजिक जो स्तरीकरण है वो प्रभावित होता है। जो हायरार्की है वो अब उतनी ज़्यादा स्ट्रांग रही नहीं है, अब वो थोड़ी धूमिल होती जा रही है। फिर दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं एग्रेरियन सोसाइटी स्ट्रक्चर पे क्या प्रभाव पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का। इसको कृषि सामाजिक संरचना में हम लोग हिंदी की तरफ समझेंगे। दोस्तों ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में हुआ ये है कि ज़्यादा मशीन्स का इस्तेमाल होने लगा है कृषि में, कृषि का मशीनीकरण हो रहा है, जिसके कारण जो फसल है उसकी उत्पादकता में वृद्धि हुई है। ये अच्छा परिणाम है। उसके अलावा नई नई अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती चली गई हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर कृषि क्षेत्र में एक ही व्यक्ति की ज़रूरत है फिर भी 4 लोग लगे हुए हैं, बाकी जो 3 लोग हैं वो दूसरी अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सकते हैं क्योंकि अब वो अवसर मौजूद हैं। तो इससे जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, वो कम होगी। हर व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। कृषि में अब विस्तार आ रहा है, उससे संबंधित प्रयास अब तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वैश्वीकरण के कारण दोस्तों फसल के पैटर्न में भी बदलाव आ रहा है। अब एक्चुअली हो ये रहा है कि किसान ने कैश क्रॉप्स पर ध्यान देना भी शुरू कर दिया है, जिससे कि उसके पास अच्छे पैसे आ पाएँ। पर इसके साथ जुड़ी हुई एक समस्या भी है कि एक बार अगर किसान ने फोकस करना शुरू कर दिया कैश क्रॉप्स पे, तो आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो जाए कि ज़्यादा फोकस इसी पे चला जाए और जो खाद्य फसलें हैं उनसे ध्यान हमारा हट जाए। उससे फिर हमारे देश की फूड सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। साथ ही खाद्य बाजार में भी उतार चढ़ाव उससे आ सकते हैं, क्योंकि अगर सप्लाई में कमी आ गई तो डिमांड सप्लाई जो इक्वेशन होती है, इक्विलिब्रियम होता है, उसमें मिसमैच हो जाएगा, जिसके कारण से प्राइस ऊपर चढ़ सकते हैं। गरीब आदमी के लिए खाना खरीदना भी मुश्किल हो सकता है। अब जो है हमारे यहाँ के किसानों की अंतर्राष्ट्रीय पहुँच बन चुकी है। उनके द्वारा उगाया गया जो अनाज है वो निर्यात होकर दूसरे देशों तक जा सकता है। किसान को बेहतर पैसा मिल सकता है अपने द्वारा प्रोड्यूस की गई फसल के लिए। अब किसानों तक बेहतर फॉर्मल क्रेडिट फैसिलिटीज़ पहुंच पा रही हैं। औपचारिक ऋण सुविधाओं को बेहतर करने में ग्लोबलाइजेशन ने मदद की है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के चलते सभी तरीके की एंटिटीज़ भारत में आई हैं। उनमें से कई बैंकिंग एंटिटीज़ भी हैं। जब बैंकिंग एंटिटीज़ भारत में आके अपना रुझान यहाँ पे कुछ एस्टैब्लिश करने की तरफ लगाती हैं, तो हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो उसके ऊपर कुछ प्रोविजंस लगाता है, जिसके चलते उसको कुछ प्रतिशत ब्रांचेस अपनी ग्रामीण इलाकों में खोलनी पड़ती है। तो इसके कारण ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधा में सुधार आया है। भाई बैंकिंग सुविधा में अगर सुधार आएगा तो सीधी सी बात है किसान को बेहतर तरीके से औपचारिक ऋण प्राप्त हो पाएगा, और वो भी कम ब्याज दरों पे। भाई पहले देखा जाता था जो गांव थे वे अपने आप में आत्मनिर्भर हुआ करते थे, पर वैश्वीकरण ने इतना ज़्यादा बाजार बना के खड़ा कर दिया है, इतना मार्केट हमारे सामने आ गया है कि किसान अब सोचता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेच के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाऊँ। इससे उस आत्मनिर्भर प्रकृति का विनाश होता जा रहा है, ये कम होती चली जा रही है। ये एक नेगेटिव पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग। फिर दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में पूछा गया है और कहा गया है किस मेजर्स के थ्रू हम लोग पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि भारत की जनसंख्या नीति 2000 क्या है, उसकी मुख्य विशेषताओं पे आपको प्रकाश डालना है और जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं इस पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में बताते हुए। एक ओवरव्यू दीजिए और ऐसे आप शुरू कर सकते हैं। फिर इससे संबंधित कुछ सेलिएंट फीचर्स या फिर इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए।
फिर आप दोस्तों बताइए कि क्या क्या अलग अलग प्रकार के उपाय यहाँ पे किए जा सकते हैं जिससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को चेक किया जा सके या फिर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन अटेन किया जा सके। अगर दोस्तों मैं इसके शुरुआत की बात करूं तो आप ऐसे शुरू कर सकते हैं कि ये जो पॉलिसी थी ये वर्ष 2000 में लाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि पॉपुलेशन को हमको स्टेबलाइज करना है, जनसंख्या को एक स्थिर दर पे लाना है। उसके अलावा इसमें फोकस किया गया कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स के प्रति अवेयरनेस बढ़ानी है। अगर हम ये करने में सफल हुए तो हम बेहतर तरीके से फैमिली प्लानिंग पे ध्यान दे पाएंगे। उसके अलावा इसमें यह भी कहा गया था कि स्वास्थ्य संबंधी जो बुनियादी ढांचा है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हमको बेहतर बनाना होगा, उसको मजबूत बनाना होगा। फिर इसका एक मुख्य उद्देश्य ये भी था कि महिला की रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ध्यान दिया जाए, प्लस बच्चे की हेल्थ पे ध्यान दिया जाए। और इसका एक उद्देश्य ये भी रखा गया था कि भाई जो हमारी फर्टिलिटी रेट है या जो प्रजनन दर है 2.1 करना, उसको 2010 तक यानी कि आने वाले 10 सालों में अचीव कर लिया जाए। तो दोस्तों इस प्रकार आप इसके कुछ सेलिएंट फीचर बता सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। फिर अगर बात आती है किस तरीके से क्या अलग अलग मेजर्स लिए जा सकते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे आप ले सकते हैं कि जो लोगों की अर्ली मैरिज करा दी जाती है, जल्दी विवाह करा दिया जाता है, उसको रोकना चाहिए। एजुकेशन देनी चाहिए, अवेयरनेस जनरेट करनी चाहिए। अवेयरनेस जो है वो फैमिली प्लानिंग के प्रति करनी चाहिए जनरेट आपको। उसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव्स के यूज़ के प्रति करनी चाहिए। ऐसे मुद्दों पर खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए महिलाओं को, जिससे कि उनको बेहतर एजुकेशन, बेहतर जागरूकता मिल पाएगी इस बारे में। कुछ समस्याएं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं वो हैं कुछ सामाजिक मानसिकता, जैसे कि बेटों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है अगर हम बेटियों से कंपेयर करते हैं। तो लोगों की जागरूकता में कमी है। आज भी देखा जाता है बिहार में, इनफैक्ट यूपी में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे एक परिवार में 4 बच्चे हुआ करते हैं या उससे ज़्यादा ही होते हैं। फिर दोस्तों आप ये लिख सकते हैं कि हमने देखा है जो उत्तरी भाग है भारत का, उसमें क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक स्तर पे विकास में कमी है, इस वजह से यहाँ पे अभी तक फैमिली प्लानिंग को हम लोग अडॉप्ट कर नहीं पाए हैं। लेकिन वहीं पे जब आप दक्षिणी क्षेत्र देखते हैं, दक्षिण के राज्य देखते हैं, तो वहाँ पे जो है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेहतर है, सामाजिक डेवलपमेंट बेहतर है, आर्थिक डेवलपमेंट बेहतर है। इसीलिए उन्होंने अभी ऑलरेडी फैमिली प्लानिंग के तरीके अपना लिए हैं। इनफैक्ट वो इतना ज़्यादा फैमिली प्लानिंग पे फोकस कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पे जो एल्डर पॉपुलेशन होगी यानी बुजुर्गों की पॉपुलेशन होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। तो भाई समस्या ये है कि अगर हम पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में देखते हैं, ये होती है वर्किंग पॉपुलेशन, ये होती है बच्चों की और ये होती है बुजुर्गों की। तो ये जो बीच वाली है ये होती है वो पॉपुलेशन जो दोनों को चलाती है। ये बाकी दोनों पॉपुलेशन इस पे डिपेंड करती हैं। अगर ये पॉपुलेशन में कमी आई और इस वाली पॉपुलेशन में वृद्धि हुई तो इसका मतलब भाई जॉब्स तो पड़ी रहेंगी पर उसमें काम करने के लिए लोग नहीं होंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में नॉर्थ से लोग इस क्षेत्र में जॉब ढूंढने के लिए जाएं। बस वहाँ आपके जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं, जो सन ऑफ द सॉइल पॉलिसी होती है कि हम तो हमारी जॉब्स हमारे ही क्षेत्र के लोगों को देंगे, अगर वो कुछ हद तक हम रेगुलेट कर पाएँ तो वहाँ पे नदन लोगों के लिए जॉब्स बन सकती हैं। हालांकि ये चीज़ जो आप चाहें तो अपने आंसर में लिखें, चाहे तो ना भी लिखें, ये मैंने आपको समझा दी बस एक ओवरव्यू बनाने के लिए, एक कॉन्सेप्ट के प्रति आपके मन में आइडियाज़ लाने के लिए। लेकिन एटलीस्ट ये सारी बातें आप लिखिए किस प्रकार से पॉपुलेशन संबंधी समस्याएं हैं और कैसे हम उसका निवारण कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं क्या हमने इसमें अपने आंसर में लिखा है। सबसे पहले नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 वर्ष में आई थी। फोकस था इसका कि पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया जा सके भारत की। मेन इसके गोल थे कि हमको कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ बढ़ाना है, उसके प्रति जागरूकता बढ़ानी है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड करनी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रति और चाइल्ड हेल्थ केयर के प्रति। फिर हमने दोस्तों यहाँ पे कुछ सेलिएंट फीचर लिखे हैं, जैसे कि इस पॉलिसी ने कहा था 2010 तक हमको प्रजनन दर को 2.1% तक लानी है। यही हम लोगों ने फिर बात की है। दक्षिणी राज्यों में देखें तो ऑलरेडी पॉपुलेशन कंट्रोल हो चुका है वहाँ पे, लेकिन जो हमारे उत्तर और मध्य भारत के लोग आप देखेंगे वहाँ पे क्योंकि सामाजिक और आर्थिक विकास की कमी है, इसी कारण क्षेत्र में जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अगर इसी प्रकार से दोस्तों पॉपुलेशन एक्सपेंशन होता रहा तो इसके अपरिवर्तनीय प्रभाव पड़ेंगे और जिसको हमारी आने वाली पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा। हम लोग अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग संसाधनों को बचाना चाहते हैं, लेकिन अगर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो कहाँ से कोई संसाधन बच पाएगा फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो इसीलिए हम कहते हैं आने वाली पीढ़ियों को
इस चीज़ का भार उठाना पड़ेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है सरकार जो है जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित कुछ कदम उठाए। फिर हम स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक डेटा लिखा है और कहा गया है कि इस यूनाइटेड नेशन के डिपार्टमेंट ने ये प्रिडिक्ट किया है करीब 2030 तक भारत की पॉपुलेशन 1.5 बिलियन हो जाएगी और 2050 तक ये करीब 1.64 बिलियन तक पहुंच जाएगी और ये इंडिया को चाइना को पार करते हुए सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री बना देगा पूरे विश्व में। करेंटली 16% तो हमारी पॉपुलेशन है वर्ल्ड के अगर अनुपात में हम कैलकुलेट करें, लेकिन सिर्फ हमारे पास 4% वाटर रिसोर्सेज हैं और करीब 2.5% हमारे पास प्लैनेट का सरफेस एरिया है। यानी आप समझिए इतना सा एरिया है, संसाधनों की भी कमी है, लेकिन पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है। 16% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन यहीं पे निवास करती है। तो बहुत ज़रूरी है कुछ ना कुछ कदम उठाए जाएं। अब लेकिन हम लोग देखते हैं कुछ डिफ़िकल्टी जुड़ी होती हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन से। महिलाओं की जल्दी शादी कर दी जाती है, उसके अलावा उनको शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है, जिसकी वजह से उनमें जागरूकता कम आती है। ज़्यादा बच्चे होने की संभावना को यह फैक्टर और ज़्यादा मजबूत करता है। उसके अलावा जितनी जल्दी शादी कराई जाती है महिला की, उतनी ही उसकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ने की संभावना होती है। ये देखा गया है दोस्तों कि अगर शिक्षा का स्तर बढ़ता है तो प्रजनन दर कम होता है। तो अगर हम शिक्षा का स्तर बढ़ाएंगे, महिलाओं को जागरूक बनाएंगे, तो फैमिली प्लानिंग मेजर्स जो हम सोच रहे हैं उसको बेहतर तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसका बेहतर कार्यान्वयन हो सकता है। फिर सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें, लोगों की मानसिकता ऐसी रहती है कि हमको एक बड़ी फैमिली चाहिए, या फिर वो जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक तात्पर्य है दोस्तों, जब तक बेटा नहीं हो जाता तब तक वो संतुष्ट नहीं होते। उनको चाहिए होता है कि हमारे बेटा ही वो जो हमारे वंश को आगे बढ़ा सके। तो ये जो मानसिकता है कि जो बेटा है वो बेटी से बेहतर है, ये मानसिकता गलत है और इसको रोकने की, इसको बदलने की ज़रूरत है। इसके अलावा दोस्तों आप लिख सकते हैं कैसे बढ़ाई जा सकती है या फिर कैसे हम जनसंख्या स्थिरीकरण की तरफ पहुंच सकते हैं। आप लिखिए एजुकेशन देके, अवेयरनेस जनरेट करके। उसके अलावा आप लिख सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव का बेहतर इस्तेमाल या उसके प्रति जागरूकता बढ़ाते हुए। उसके अलावा जो फैमिली प्लानिंग मेजर्स हैं उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। सोशल एटीट्यूड बदलने की ज़रूरत है। ये जो सन्स वाली पॉलिसी है कि हमको बेटा ही चाहिए, इसमें मानसिकता को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। उसके अलावा महिलाओं के अधिकारों को समझने की आवश्यकता है। महिलाओं को डिसीजन मेकिंग में सशक्त करना चाहिए, जिससे कि वे अपने लिए सही निर्णय ले पाएँ। उसके अलावा दोस्तों ये जो अर्ली मैरिजेस हो रही हैं, जो कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है, इस प्रथा को समाप्त करने की ज़रूरत है। हालांकि ये सब एक दूसरे से संबंधित है। अगर आप बेहतर उसको एजुकेशन देंगे तो आगे जाके वो बेहतर कौशल विकास की तरफ ध्यान दे पाएगी, जिसकी वजह से बेहतर जगह नौकरी कर पाएगी। और देखा गया है धीरे धीरे इस ट्रेंड में बदलाव आ रहा है और अब महिलाओं की शादी जो है उसकी भी उम्र लेट ही रहती है, क्योंकि शुरुआत में वो पूरा फोकस करते हैं अपनी पढ़ाई पे, अपने स्किल डेवलपमेंट पे और अपनी जॉब, अपने करियर के ऊपर। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे अर्बनाइजेशन के बारे में हमसे पूछा गया है या फिर शहरीकरण के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि शहरीकरण की प्रकृति की जांच करें और शहरीकरण की तेज़ गति के सामाजिक निहितार्थ की व्याख्या कीजिए। यानी अर्बनाइजेशन के नेचर को आपको एग्जामिन करना है और इसके सोशल इम्प्लीकेशंस को बताना है आपको कि जो तेज़ पेस से अर्बनाइजेशन हो रहा है उसके क्या सोशल इम्प्लीकेशंस हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपना उत्तर शुरू करते वक्त आप अर्बनाइजेशन को डिफाइन करेंगे, फिर बताएंगे किस प्रकार से भारत बहुत तेज़ पेस पे अर्बनाइज होता चला जा रहा है। अपने स्टेटमेंट को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आप डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप मेंशन करें कि क्या सोशल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं इस बात के। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को लिखते समय आप अर्बनाइजेशन के बारे में बता सकते हैं कि भाई ग्रामीण इलाकों से जब लोग शहरी इलाकों में प्रवास कर जाते हैं तो हम उसको अर्बनाइजेशन बोलते हैं। और ये इसके अलावा एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, इतनी आसानी से ही समझा नहीं जा सकता क्योंकि इसके साथ जुड़े हुए इम्प्लीकेशंस बहुत भयंकर हैं। और दोस्तों अर्बनाइजेशन से सभी फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं, भले ही वो एनवायरमेंटल फैक्टर हो, ग्रामीण क्षेत्र का भी और शहरी क्षेत्र का भी, भले ही वो सामाजिक फैक्टर हो या फिर सोशल फैक्टर हो, भले ही वो राजनीतिक फैक्टर हो या फिर वो आर्थिक फैक्टर हो। सभी जो ये अलग अलग प्रकार के कारक हैं ये सब इससे अफेक्ट होते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। और दोस्तों भारत और चाइना जैसे कुछ देश तो ऐसे हैं जो बहुत तेज़ी से अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इस बात को स्पष्ट करने के लिए, इस बात को प्रूव करने के लिए आप यहाँ पे कोई डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं।
फिर अगर सोशल इम्प्लीकेशन की बात आती है तो आप देखिए दोस्तों, लिख सकते हैं जब भी रूरल एरिया से, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी इलाकों में या अर्बन एरियाज़ में लोगों को माइग्रेट करना होता है तो कई सारे सोशल इम्प्लीकेशन होते हैं। सबसे पहले तो शहरी इलाकों में हाउसिंग की कमी हो जाती है, तो फिर होता क्या है, ये लोग स्लम्स में रहते हैं। उसके अलावा बेहतर इनको सुविधा मिल नहीं पाती है। सुविधा के नाम पे हम लोग सब बातें कर सकते हैं भाई, एजुकेशन की सुविधा मिल नहीं पाएगी, सैनिटेशन अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि ये स्लम्स में रहेंगे और स्लम्स का भी ग्रोथ होगा इसके कारण। फिर उसके बाद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से भी ये अछूते रह जाते हैं। इस क्षेत्र में ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, इस क्षेत्र में कंजेशन बहुत बढ़ जाएगा, पॉल्यूशन बढ़ने के यहाँ पे बहुत स्कोप हैं। उसके अलावा लोग यहाँ आ तो जाते हैं, लेकिन अगर इंडस्ट्री को किसी एक प्रकार का स्पेसिफिक कौशल चाहिए और ये लोग स्किल्ड नहीं है, या तो अर्धकुशल हैं या फिर अकुशल हैं, तो इनको यहाँ भी रोज़गार प्राप्त नहीं हो पाता। फिर तो इनके ऊपर डबल बर्डन आता है, अपना घर भी छोड़ आए हैं पीछे और शहरी इलाकों में आके भी कुछ ऑब्टेन कर नहीं पा रहे, कोई रोज़गार इनको मिल नहीं रहा। इससे इस क्षेत्र की जो अट्रैक्टिवनेस है वो बढ़ती जाती है। यहाँ पे और इंडस्ट्रीज़ आके लगेंगी, इंडस्ट्रीज़ आएंगी क्योंकि उनको दिखेगा कि भाई यहाँ पे तो चीप लेबर अवेलेबल है आराम से, और वो लेबर कहाँ से आ रहा है, वो आसपास के ग्रामीण इलाकों से आ रहा है माइग्रेट करके। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को आप सोशल इम्प्लीकेशन में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं किस प्रकार से इसका हमने उत्तर बनाया है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमने डिफाइन किया है कि भाई अर्बनाइजेशन होता क्या है। जब भी कुछ लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में माइग्रेट करते हैं वो अर्बनाइजेशन कहलाता है। इससे होता क्या है, जो ये वाले अर्बन एरियाज हैं, हो सकता है ये सिटीज़ हो या टाउन्स हो, इनका विस्तार होने लगता है, ये ग्रो करने लगते हैं, लेकिन भाई एक सीमा होगी जहाँ तक ये इन लोगों का अकोमोडेट कर पाएंगे। फिर उसके बाद इनका डिटेरियोरेशन होने लगेगा, डिग्रेडेशन होने लगेगा। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शहर बढ़ते हैं, क्योंकि जनसंख्या का अधिक अनुपात शहर में चला जाता है। भाई इसके आर्थिक, जनसांख्यिकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, पर्यावरणीय और अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं, जिससे हम कह सकते हैं ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रक्रिया, ये बड़ी जटिल प्रक्रिया है। और यहाँ पे कस्बों और शहरों में रहने वाले क्षेत्र के लोगों का अनुपात बढ़ता चला जाता है। फिर अगर दोस्तों भारत में आप शहरीकरण के देखेंगे तो इंडिया, चाइना, नाइजीरिया ऐसी कुछ कंट्री हैं जहाँ पे बहुत तेज़ी से शहरीकरण बढ़ता जा रहा है। ये करीब 35% तक प्रिडिक्ट किया गया है कि ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल रहेंगी 2018 से 2050 के बीच में। अगर 2018 की बात करूं तो नंबर ऑफ सिटीज़ जो भारत में हुआ करती थी उनमें करीब 3 लाख से 1 मिलियन के बीच में पॉपुलेशन हुआ करती थी। उसके अलावा 120 मीडियम साइज सिटीज़ थीं इसी पॉपुलेशन की, लेकिन सिर्फ ऐसे 5 अर्बन एरियाज़ हुआ करते थे जिसमें 20 बिलियन के आसपास रेजिडेंट रहा करते थे। अब अगर भारत की टोटल अर्बन पॉपुलेशन को आप देखेंगे तो आप पाएंगे ये 461 मिलियन लोग जो शहरी इलाकों में आके रहते हैं। ये नंबर बढ़ता जा रहा है 2.3% से एनुअली। ऐसा माना जाता है कि 2031 तक करीब 75% जो भारत की नेशनल इनकम का हिस्सा है वो अर्बन एरियाज से ही आएगा। जो 70 to 80% हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा 2020 तक, वो अभी तक नहीं बना है। तो ये भी समस्या है। तो दोस्तों इतने सारे फैक्ट्स ना लिख के आप तो कोई भी 1-2 फैक्ट्स को याद रख लें और अर्बनाइजेशन की बढ़ती गति को दिखाने के लिए बस वो फैक्ट्स लिख के आएँ। फिर आप इस टेबल में से भी कुछ डेटाज याद रख सकते हैं। ये हमने स्टेट वाइज डेटा दिए हैं कि कौन कौन से स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ की तरफ आ रही है। फिर दोस्तों पहले हमने लिखा है कि 75% या उससे ज़्यादा जो देश की अर्बन पॉपुलेशन है वो कुल मिला के 10 राज्यों में रहती है। ये उसमें राज्य हैं, आप इसमें उत्तर प्रदेश भी है, इसका ध्यान रखें। इसी प्रकार से आप अपने आंसर में लिखें कि 75% जो पॉपुलेशन है देश की जो अर्बन एरियाज़ में रहती है वो 10 स्टेट में सीमित है और उसमें से एक उत्तर प्रदेश भी है। तमिलनाडु सबसे पहली रैंक पे है जिसमें 34.9 मिलियन लोग रहते हैं। सेकंड पे है उत्तर प्रदेश जिसमें करीब 44 मिलियन लोग रहते हैं। फिर बिहार, उड़ीसा, आसाम, उत्तर प्रदेश के अभी जो अर्बनाइजेशन के रेट्स हैं वो नेशनल एवरेज के कम है। फिर महाराष्ट्र का एक डेटा है, उसके अलावा तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात को मिला के डेटा दिया है। इसमें से भी दोस्तों आप 1 या 2 ही पॉइंट्स उठाएं और अपने आंसर में यूज़ करें। फिर हमने कुछ गोवा के संबंध में डेटा दिया है, मिजोरम के संबंध में दिया है, दमन और दीव के और लक्षद्वीप के संबंध में दिया है। लेकिन वही बात है, इतना डेटा हम लोग लिख नहीं पाएंगे। हमने एक एनरिच्ड आंसर आपके लिए ढूंढ के निकाला है, रिसर्च करके रखा है। आपको जो इसमें से ठीक लगे वो पॉइंट उठाएं और उससे अपना आंसर बनाएं। सारा डेटा आप याद ना करें, इतना डेटा याद रह भी नहीं पाएगा और आपके पास इतनी शब्द सीमा भी नहीं है एग्जाम में। फिर मेन मुद्दे पे आते हैं भाई, सोशल रिपरकशंस क्या होते हैं, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ते हैं तेज़ी से शहरीकरण के। भाई सबसे पहले जैसे जैसे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है तो स्वाभाविक बात है आवास की कमी बढ़ती चली जाएगी।
भाई अगर 10 यहाँ पे घर हैं तो 10 लोग या 10 परिवार ही तो रह सकते हैं, आप उसमें 20 परिवार ले आइए तो कैसे एडजस्ट होंगे। तो इसीलिए जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं उनकी शॉर्टेज हो रही है, ओवर क्राउडिंग हो रही है, कंजेशन देखने को मिलता है, ये भी समस्या है। फिर अगर वर्कर्स जो हैं वो हाईली स्किल्ड नहीं है तो उनको जॉब ढूंढने में भी मुश्किल होती है। और ऐसी चीज़ देखी गई है स्पेशली एजुकेटेड इंडिविजुअल्स में, भाई वो शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उनका सही ढंग से कौशल प्रशिक्षण नहीं किया जाता, जिसके कारण इंडस्ट्रीज़ को जो चाहिए वो जॉब आपको मिल नहीं पाएगी क्योंकि आपके पास वो स्किल ही नहीं है। फिर क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बढ़ रहा है, औद्योगिकरण तीव्र गति से बढ़ रहा है और ज़्यादातर लोग इस तरफ आकर्षित होते चले आ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों से, परंतु आवास बढ़ नहीं रहे। तो लोग कहाँ रहेंगे? यहाँ पे वो स्लम्स में रहेंगे, मलिन बस्तियाँ बढ़ जाएंगी। मलिन बस्तियों के साथ एक पूरी लिस्ट आती है चुनौतियों की, एक पूरा पिटारा आता है। इसमें एजुकेशन खराब होती है, हेल्थ संबंधी सुविधाएं नहीं होती हैं, सोशल बेनिफिट्स नहीं होते हैं लोगों के पास, स्वच्छता नहीं होती है, बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं। इस सब से इन सब की प्रोडक्टिविटी कम होती है। प्रोडक्टिविटी कम होगी तो या तो आपको जॉब में कम पैसे मिलने लगेंगे या जॉब से निकाल दिया जाएगा, फिर से आप बेरोज़गार हो जाएंगे और आप निर्धनता के कुचक्र में फंस जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार किफ़ायती आवास सभी लोगों के लिए सुनिश्चित करा सके, इस प्रकार की स्कीम्स लाए और अगर स्कीम्स ऑलरेडी मौजूद हैं तो उसका बेहतर कार्यान्वयन करे। सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाता है क्योंकि वो इतना पर्याप्त है ही नहीं कि वो ज़्यादा ओवरलोड ले सके, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भर जाता है, जगह जगह गंदगी फैलने लगती है, जिससे फिर से बहुत सारी बीमारियां आकर्षित होती हैं। कई सारे संक्रामक रोग जो हैं वो बढ़ जाते हैं, जैसे कि टाइफॉइड, डिसेंट्री, प्लेग, डायरिया, मलेरिया, डेंगू। इसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिर हमने देखा कि कोविड-19 के दौरान जो भी सिटीज़ ओवर पॉपुलेटेड थी उसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी थी नहीं कि इन सबको वो अकोमोडेट कर पाएँ। तो वो जो क्षेत्र हैं कोविड से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुए, उसमें सबसे ज़्यादा मौतें देखी गई, वो सिचुएशन को टैकल करने में सबसे असमर्थ महसूस कर रहे थे। तो इस प्रकार से दोस्तों इस एंगल को भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पे पूछा गया है चक्रवात क्या होता है और टेम्परेट साइक्लोन का ओरिजिन क्या है, कॉजेज़ क्या हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो जैसे कि पूछा गया है हमसे साइक्लोन क्या होता है, उसी की डेफिनेशन लिखते हुए हम लोग शुरू कर सकते हैं। फिर उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकते हैं कि आखिर होता क्या है, और फिर जैसा कि दूसरे भाग में पूछा गया है क्या कॉजेज़ हैं इसके ओरिजिन के लिए, आप वो बता सकते हैं। तो दोस्तों साइक्लोन क्या होता है, ये लो प्रेशर सेंटर वाले एक फिनोमिना को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो आइसोबार्स होते हैं वो या तो ईदर सर्कुलर या फिर इलिप्टिकल होते हैं। इतना आपको डिटेल में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बेसिकली बताइए साइक्लोन क्या होते हैं, किस प्रकार वो फॉर्म होते हैं। ये थर्मोडाइनमिक ऑल्टरेशन से फॉर्म होते हैं। बेसिकली सर्कुलेशन होता है हवा का इस प्रकार से। अब जो नदर्न हेमिस्फेयर है उसमें हवा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहती है, वहीं पे सदर्न हेमिस्फेयर में जो हवा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहती है। इसके पीछे का दोस्तों कारण हम ऐसे समझ सकते हैं, आप समझिए ये इक्वेटर है, 0 डिग्री है और यहाँ से क्योंकि ये निम्न दाब है तो इस क्षेत्र से हवा जो है दूसरी तरफ जाएगी। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये नीचे वाला निम्न दाब क्षेत्र है, ऊपर वाला हाई प्रेशर जोन है। अप्रॉक्सीमेटली 30-35 डिग्री या उस अक्षांश के पास हम इसको मानते हैं। तो होगा ये कि हाई प्रेशर जोन से एयर जो है लो प्रेशर जोन के लिए या फिर उसकी तरफ गति करेगी, उसकी तरफ आएगी। अब कोरियोलिस बल के कारण जो है वो इस क्षेत्र में राइट वर्ड डिफ्लेक्ट होती है, तो यानी कि सीधे आती हुई हवा को राइट हैंड साइड पर धक्का पड़ेगा, वो ऐसी जाएगी। तो अगर आप इसी फिनोमिना को आगे समझें, मान लीजिए यहाँ पे लो प्रेशर जोन है, तो जैसे मैंने बताया हाई प्रेशर जोन अगर इधर उधर हर जगह होंगे तो यहाँ से हवा जो है लो प्रेशर जोन की तरफ आएगी। तो मान लेते हैं ऐसे हवा आ रही है, लेकिन कोरियोलिस फोर्स ने इसको राइट की तरफ धक्का मारा है क्योंकि हम लोग नदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे खड़े हैं, तो ये इस तरफ जाएगी, लेकिन फिर वापस खींचेगा तो यही लो प्रेशर, तो ये वापस लो प्रेशर की तरफ आएगी। ऐसे ही कोई हवा ऐसे आ रही हो फिर राइट में धक्का मार के ऐसे होगी, कोई ऐसे आ रही हो वो इस तरीके से होगी। तो आप ऐसे देखेंगे तो जो साइक्लोन बनेगा वो ऐसे बनेगा, यानी कि ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। भाई क्लॉक तो आपकी इस तरीके से चलती है लेकिन ये उल्टा चल रहा है, तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज बनता है नदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न में बिल्कुल इसी का उल्टा होता है, ऐसे हवाएं आती हैं क्योंकि जो कोरियोलिस बल है वो हवाओं को लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्ट करता है, तो वो लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से दूर जाने लगती हैं। पर जो मैग्नेट है, जो चीज़ उसको खींच रही है वो तो यही है, तो वो जाते हुए आ तो यहीं जाएगा, तो ऐसे जाके ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। तो आप ये समझिए ये इस प्रकार से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो यही चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में जो हवा है वो वामावर्त बहती है और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वह दक्षिणावर्त बहती है। अब ये एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है जो जनरेट करते हैं ऐसे सर्कमस्टांसेस जहाँ पे साइक्लोन के उत्पत्ति के कंडीशंस अपने आप क्रिएट होते जाते हैं। अब दोस्तों अगर हम लोग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर टेम्परेट साइक्लोन की बात करते हैं
तो उनको फ्रंटल साइक्लोन्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। ऐसे साइक्लोन्स है उसको 35 डिग्री अक्षांश से लेकर 65 डिग्री अक्षांश के बीच में देखा जा सकता है। अब ये दो अलग अलग एयर मासेस की वजह से बनते हैं। एक लाइट एयर मास होता है, एक हैवी एयर मास होता है। उसके कंपैरिजन में फिर एक वार्म होता है और एक कोल्ड होता है। अब दोस्तों अगर ये समझिए, मान लेते हैं ये दो एयर मास हैं। एयर मास कुछ नहीं होता, एयर के बड़े बड़े पैकेट्स हैं जो इस तरीके से करीब हज़ारों किलोमीटर तक फैले होते हैं। अगर आप इसका वर्टिकल लेंथ देंगे तो ये करीब वर्टिकल में ट्रोपोपॉज तक जाते हैं। अब ये एयर मास है, इस प्रकार से दो हैं, ये अपनी जगह से मूव करते हुए एक दूसरे की तरफ गति कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। इन दोनों में जब आप कंपेयर करते हैं तो देखिए ये वाला थोड़ा सा ठंडा है, ये उसके ही कंपेरिजन में गर्म है। मान लीजिए ये वाला अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूनिफॉर्मली लिए हुए है तो शायद ये 12 या 13 डिग्री लिए होगा। तो जो गर्म होगा वो स्वाभाविक है कि हल्का होगा। अब जब ये दोनों एयर मास एक दूसरे के करीब आते हैं दोस्तों, तो इनके बीच में जब जहाँ पे इंटरेक्शन होता है एक वर्टिकल कॉलम बनता है जो ऊपर ट्रोपोपॉज तक जाएगा, क्योंकि भाई ये जो एयर मास हैं ये भी तो ट्रोपोपॉज तक एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इस जो का इंटरेक्शन जोन है इसको हम लोग फ्रंट्स कहते हैं। अब दो तरीके हो सकते हैं, हमेशा जो ऊपर उठेगा वो तो गर्म वाला ही उठेगा क्योंकि वो हल्का होगा। अब तरीके ये हो सकते हैं, हो सकता है जो ठंडा वाला है वो ज़बरदस्ती दूसरे वाले गर्म को ऊपर धक्का मारे। तो दोस्तों ऐसा होगा अगर, तो आप ये समझिए ये अगर ठंडा वाला है और ये ऊपर वाले यानी गर्म वाले को एकदम से ऊपर धक्का मारेगा तो ये जो स्लोप बनेगी ये बहुत तीखी स्लोप बनेगी। जब ये तीखी स्लोप बनती है तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बहुत घनघोर बादल आते हैं और बहुत तेज़ बारिश होती है। वहीं पे अगर दोस्तों गर्म वाला अपने आप ऊपर चला गया तो वो धीरे से जाएगा इस प्रकार से। तो इसमें क्या होगा, जो स्लोप होगी वो इतनी तीखी नहीं होगी और इसमें जो बादल बनेंगे वो छितरे छितरे छोटे छोटे बादल बनेंगे और हल्की फुल्की बूंदाबांदी यहाँ पे वो करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये फ्रंटोजेनेसिस से संबंधित है। कैसे फ्रंट्स की उत्पत्ति होती है, कैसे कोल्ड फ्रंट बनता है, कैसे वार्म फ्रंट बनता है, और ये सब कहीं ना कहीं रिलेटेड है टेम्परेट साइक्लोन के ओरिजिन से। इनका जो फॉर्मेशन है दोस्तों वो 35 से 65 डिग्री दोनों हेमिस्फीयर के बीच में देखा जाता है। वही जैसे मैंने बताया, ठंडी हवा जो है, ठंडा एयर मास आता है पोलर एरियाज से, थोड़ा उसके कंपैरिजन में जब गर्म एयर मास आता है ट्रॉपिकल एरियाज से, तो उसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसके कारण फ्रंट्स बनते हैं, जिसके कारण साइक्लोन्स बनते हैं। प्रिडिक्ट जैसे मैंने हाइट आपको बताई वो ट्रोपोपॉज तक पहुंच जाएगी। फिर ये ज़्यादा डिटेल है, आपको ये जानने की ज़रूरत है नहीं कि आइसोबार इसमें कैसे इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि ये आपका जीएस का विषय नहीं है, ये ऑप्शनल में चला जाता है। जैसे मैंने बताया ये फ्रंट जो है उसी के कारण टेम्परेट साइक्लोन्स हमको देखने को मिलते हैं। फिर फ्रंट भी मैंने आपको दो प्रकार के बताया, एक तो कोल्ड था एक वार्म था। ये डिपेंड करता है कि कौन सा फ्रंट एक्टिव है। अगर कोल्ड वाला ज़बरदस्ती धक्का मारेगा तो वो एक्टिव है और क्योंकि वो सक्रिय है तो उसको कोल्ड फ्रंट कहा जाएगा। अगर गर्म वाला फ्रंट अपने आप ऊपर धीरे धीरे चढ़ गया तो वो ज़्यादा सक्रिय है, तो ऐसे में इस फ्रंट को वार्म फ्रंट कहा जाएगा। अब जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है दोनों एयर मासेस के बीच में, उसी से एक लो प्रेशर सेंटर बनता है जिसके चारों तरफ धीरे धीरे करके हवा इस तरीके से घूमने लगती है और वो जो हवा रोटेट करती है उससे ही एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट साइक्लोन्स का निर्माण होता है। इनका जो मूवमेंट होता है दोस्तों वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, माफ़ कीजिएगा इस तरीके से ये पश्चिम से पूरब की तरफ होता है। और क्योंकि ये मिड लैटिट्यूड्स में ही पाए जाते हैं इसीलिए यहाँ पे ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, क्योंकि जो वेस्टर्लीज हैं वो इनको इस दिशा में मूव करवाती हैं और वो इसी क्षेत्र में ज़्यादा एक्टिव होती हैं। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। फिर आप टेम्परेट साइक्लोन्स का नदर्न हेमिस्फीयर में मूवमेंट लिख सकते हैं, वो हो सकता है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट आपका, ये हो गया साउथ वेस्ट। और सदर्न हेमिस्फीयर में इसका आपको उल्टा मिलता है, यानी नॉर्थ वेस्ट से आपको साउथ ईस्ट की तरफ मिलता है, ये साउथ ईस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हैं। इसमें अगर संभव हो तो आप कोशिश करें कि आप ये फ्रंट वाला डायग्राम बना के बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएं, तब इसके आपको बेहतर मार्क्स मिल पाएंगे। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है उत्तर प्रदेश के कौन से ऐसे एरियाज हैं जो सॉइल इरोजन से अफेक्ट होते हैं, यानी मृदा अपरदन से प्रभावित उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का आपको वर्णन करना है और इसके लिए कौन से उत्तरदायी कारक हैं उसके बारे में आपको बात करनी है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम देखें कैसे आंसर करें, सबसे पहले आप परिभाषित करिए सॉइल इरोजन को, या मृदा अपरदन आखिर होता क्या है आप इसको परिभाषित करें। फिर इसके प्रभावित क्षेत्रों को आप बताएं, उत्तर प्रदेश में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो इससे प्रभावित हैं। फिर आप इसके उत्तरदायी कारकों की पहचान करें।
फाइनली आप अपने उत्तर को ये बताते हुए समाप्त कर सकते हैं कि सॉइल इरोजन को टैकल करने के लिए, उससे निपटने के लिए कौन कौन से मेजर्स लिए जा सकते हैं, कौन से उपाय लिए जा सकते हैं जिससे कि हम मृदा अपरदन को कम कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मृदा अपरदन क्या है? जब मिट्टी की सबसे ऊपरी सतह रिमूव हो जाती है या हट जाती है, उसको आप सॉइल इरोजन कहते हैं। यह एक प्रकार का सॉइल डिग्रेडेशन भी है। ये नेचुरल प्रोसेस भी हो सकता है जो कई इरोजिव फैक्टर की वजह से हो सकता है, जैसे कि पानी के कारण, बर्फ के कारण, हवा के कारण, जानवरों और वनस्पतियों के कारण या फिर पौधों के कारण। इनके एक्शन से जब सबसे ऊपर की जो सतह होती है मिट्टी की वो हट जाती है तो आप उसको कहते हैं सॉइल इरोजन। अब क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं दोस्तों? इससे जो सॉइल है वो डिग्रेड होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्लांट कवरेज कम होता है, प्रोडक्टिव लैंड की कमी होती है क्योंकि उस वाले जो डिग्रेडेड सॉइल है उस पे आप कुछ उगा नहीं पाते। फिर ये जो मिट्टी बह के जाती है, ये मिट्टी अलग अलग प्रकार के ब्लॉकेजेस कर सकती है, जल मार्ग को ये बंद कर सकती है। फिर वो क्या होगा, जो जल है वो ऊपर ऊपर ही भरता रहेगा। फिर दोस्तों कौन से क्षेत्र हैं ऐसे उत्तर प्रदेश में जो सॉइल इरोजन से प्रभावित हैं? तराई डिस्ट्रिक्ट के रीजन्स गोंडा, बिजनौर, पीलीभीत, सहारनपुर और गोरखपुर। अब दोस्तों सॉइल इरोजन के कारण, उसमें भी मैं अगर बात करूं तो सॉइल लॉस के कारण कौन से जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं जिसमें प्लांट कवर के टर्म्स में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है? तो वो है महोबा, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और मिर्ज़ापुर। फिर तराई रीजन के डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे इम्प्रॉपर रेन वाटर मैनेजमेंट के कारण सॉइल इरोजन होता है। ऐसे जिले हैं गोंडा, गोरखपुर और लखीमपुर। फिर दोस्तों लोअर चंबल एरिया जो है वहाँ पे वैसे भी बैड लैंड टोपोग्राफी है। रिवर मूवमेंट की वजह से बहुत एक्सेसिव कटाव हो जाता है मृदा का, जिससे रेवाइंस का निर्माण होता है। अब दोस्तों अगर ये क्षेत्र आप देखेंगे तो इस प्रकार से इसमें बड़ी बड़ी गलियां बन जाती हैं। आप अगर ऐसे देखें तो इस प्रकार से गलियां बन जाएंगी और यहाँ इस प्रकार का सॉइल इरोजन देखा जाता है। इसी वजह से ये जो क्षेत्र है इसमें बैडलैंड टोपोग्राफी हम ऑब्जर्व करते हैं। अब इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, कौन कौन से स्पेसिफिक रीजन्स है? तो बेड़च है, इटावा है, फतेहपुर है और कानपुर देहात है। फिर दोस्तों अगर हम देखें कि सॉइल इरोजन किस किस वजह से होता है, एक तो तेज़ वर्षा होती है तो उसकी वजह से होता क्या है, एकदम से बहुत सारा पानी ऐसे जाता है और वो ऊपर से इस वाटर का जो रन ऑफ होता है ये पहली जो परत होती है मिट्टी की उसको बहा के अपने साथ ले जाता है। अब ये भी ना होता अगर हम लोग इतना कॉन्क्रीट चीज़ें ना बनाते। पहले क्या होता था, अगर तेज़ बारिश होती थी तो ये पानी मिट्टी में चला जाता था, मिट्टी उसे सोख लेती थी। अब भाई आपने हर जगह तो कंक्रीट की रास्ते बना दिए हैं, मिट्टी बहुत कम जगह पे मौजूद है। तो जिन क्षेत्रों में है होता ये है, जब पानी ऐसे कंक्रीट इलाकों पे गिरता है तो वो अंदर तो जा नहीं पाता, तो ऊपर ऊपर सतह पर बहने लगता है। जब ऐसे में बहुत तेज़ बारिश होगी तो ये पानी बहुत बड़ी मात्रा में उन इलाकों में जब जाएगा जहाँ पे मृदा मौजूद है, तो उन इलाकों में ये ऊपर का जो परत है मिट्टी की उसको साथ में बहा के ले जाता है। तो इससे भी सॉइल इरोजन होता है। उसके अलावा कुछ अनसस्टेनेबल मेथड्स है जो हम फॉलो करते हैं, जैसे माइनिंग, जैसे कंस्ट्रक्शन। कई बार तेज़ हवा के कारण भी ये चीज़ देखी जा सकती है, डिफॉरेस्टेशन के कारण देखी जा सकती है। दोस्तों होता ये है कि जब पेड़ किसी जगह पे मौजूद होते हैं तो उनकी जड़ें हैं जो वो नीचे से मिट्टी को ज़ोर से पकड़ के रखती हैं, लेकिन जब आप इन पेड़ को काट देते हैं तो वो पकड़ने वाले जो फोर्स थी इनकी जड़ों में वो भी चली जाती है, जिसके कारण अब मिट्टी ढीली पड़ जाती है। तो अगर थोड़ा सा भी कुछ इफेक्ट आता है तो वो तुरंत ऊपर से हट के कहीं बह जाती है। इसीलिए हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन के कारण भी सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। अलग अलग प्रकार की जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो भी नुकसानदायक हैं। मान लीजिए आप लगातार पानी देते चले जा रहे हैं तो होगा ये कि वक्त के साथ पानी तो एवापोरेट हो जाएगा और पीछे नमक ये छोड़ जाएगा। जब नमक बढ़ता चला जाएगा तो इस क्षेत्र में सैलिनिटी बढ़ जाएगी। जैसे ही सैलिनिटी बढ़ती है तो ये मिट्टी का जो उपजाऊपन है, जो फर्टिलिटी है, वो ख़त्म होने लगती है। ये चीज़ देखी जा रही है पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, जब हरित क्रांति हुई थी, तो यहाँ बहुत पानी दिया गया। उसके बाद लगातार यहाँ पे बहुत सारा पानी दिया गया, इरिगेशन चैनल्स डेवलप किए गए, लेकिन वो पानी अब उल्टे प्रभाव दिखा रहा है। जब भी पानी इवेपोरेट होता है, कुछ जो नमक है वो पीछे मिट्टी में छोड़ जाता है। जब ये नमक मिट्टी में छोड़ जाता है तो इससे जो मिट्टी है वो खारी हो जाती है और उसकी उपजता भी कम हो जाती है। तो उसको पूरे को हम लोग सॉइल इरोजन में ही काउंट करते हैं। फिर कंजर्वेशन के एफर्ट्स नहीं है, ऐसी कोई स्कीम सरकार ज़्यादा चला नहीं रही है जो मिट्टी के ऊपर फोकस्ड हो। मेनली कोई स्कीम जैसे डेजर्टिफिकेशन के ऊपर अगर फोकस्ड है तो वो भी सोल तौर पे मिट्टी पे फोकस नहीं है।
तो आपको कुछ ऐसे कंजर्वेशन एफर्ट्स लाने की ज़रूरत है और इरिगेशन को आपको कम करना होगा। जो मैंने ये पूरा प्रोसेस बताया, इससे पानी नमक पीछे छोड़ जाता है और मिट्टी खारी हो जाती है, जिसके कारण उसकी उपजता भी कम होती है। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमको बताना है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं और कृषि विकास में सिंचाई की भूमिका की हमको व्याख्या करनी है। सबसे पहले आप शुरुआत कर सकते हैं ये लिखते हुए कि उत्तर प्रदेश में अभी इरिगेशन का क्या स्टेटस है। फिर आप कुछ मीन्स ऑफ इरिगेशन यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि स्टेट में मौजूद हैं। फिर आप बता सकते हैं किस प्रकार से जो इरिगेशन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर के विकास में या उसके डेवलपमेंट पे, और इसको मजबूती देने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि आपको ये उत्तर कैसे लिखना है, तो आप शुरुआत ये कह के कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के कई सारे साधन उपलब्ध हैं। जो इरिगेशन है वो काफ़ी प्रेवलेंट है इस एरिया में। और फिर आप लिख सकते हैं कि जो भारत है उसमें ज़्यादातर क्षेत्र मानसून डिपेंडेंट है। भाई हम लोग डिपेंड करते हैं जब मानसून आएगा तभी हमारे खेत को पानी मिल पाएगा, हमारी फसल को पानी मिल पाएगा। इसीलिए भारत के लिए तो बहुत ज़रूरी है इरिगेशन के सोर्सेज को बढ़ाना, जिससे कि कभी भी कोई फसल बिना पानी के बर्बाद ना हो। और इसी सब को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश ने अपना इरिगेशन का या सिंचाई का जो नेटवर्क है वो बढ़ाया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे आप शुरुआत कर सकते हैं। तो अब दोस्तों देखते हैं कैसे आप यहाँ पे लिखेंगे। एग्रीकल्चर जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे प्रचलित व्यवसाय है। इस तथ्य के बावजूद कि कृषि मानसून पर निर्भर करती है, राज्य के कुछ वर्ग जो हैं सिंचाई तकनीकों पर भी निर्भर हैं। यहाँ पे जो नेटवर्क है वो सुविकसित नेटवर्क है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बड़ा है। अब दोस्तों जो कल्टिवेटेड लैंड है जब उसका एक्सपेंशन होता है, उसके अलावा मल्टीपल क्रॉपिंग, डबल क्रॉपिंग, इस प्रकार की टेक्निक्स जब आती हैं तो उसके लिए तो इरिगेशन नेटवर्क का स्ट्रांग होना ज़रूरी होता ही है। उत्तर प्रदेश में दोनों ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर इस्तेमाल किए जाते हैं सिंचाई के लिए, यानी भूजल भी इस्तेमाल किया जाता है और सतही जल भी इस्तेमाल किया जा सकता है सिंचाई के लिए। अगर दोस्तों मैं ग्राउंड वाटर इरिगेशन की बात करूं तो ट्यूबवेल्स, वेल्स या फिर नलकूप और कुएं प्रयोग में लिए जाते हैं, जबकि नहरों को, तालाब को सतही जल सिंचाई में उपयोग में लिया जाता है। अब इरिगेशन का क्या रोल रहा है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में हम वो देखते हैं। सिंचाई को प्राथमिकता देकर उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने एफर्ट्स को एक टारगेट दे दिया, एक दिशा दे दी और उसको कॉन्सेंट्रेटेड बना दिया है, यानी बेहतर केंद्रित, बेहतर लक्षित बना दिया है, जिसके कारण अब कृषि को बेहतर फायदा मिल पा रहा है। एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ रहा है क्योंकि वाटर रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूज़ किया जा रहा है एग्रीकल्चर में। लैंड का यूटिलाइजेशन बेहतर हो रहा है, वाटर की रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बेहतर हो रहा है और इरिगेशन मेथड्स के इफेक्टिव यूजेस से हमको फूड प्रोडक्शन में भी सस्टेनेबल ग्रोथ मिल रही है, यानी खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश जो स्टेट है वो मानसून पे बहुत हद तक डिपेंड करता है, लेकिन यही एक कारण भी है कि यहाँ पे इरिगेशन की ज़रूरत है और इरिगेशन अगर होगा तो एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ेगा, सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी। बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है वो ड्रॉट प्रोन है, यानी सूखा प्रभावित क्षेत्र है ये बुंदेलखंड का क्षेत्र, और ये जो क्षेत्र है ये सिंचाई के लिए और पीने के पानी के लिए टैंकों पर निर्भर करता है। इसकी वजह से हुआ ये है कि कई तालाब बुंदेलखंड में प्राचीन काल से ही बने हुए हैं, कई सारी झील भी बनी हुई हैं। ये जो झीलें और तालाब हैं दोस्तों ये पानी को संग्रहित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप संग्रहित लिख सकते हैं, संग्रहित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और फिर उसका उपयोग किया जा सकता है। उसके अलावा अगर इरिगेशन मिलता है, सिंचाई प्रॉपर मिलती है तो एग्रीकल्चर का क्रॉप ग्रोथ बढ़ता है। साथ ही दोस्तों जब भी बिलो एवरेज प्रेसिपिटेशन या बिलो एवरेज बारिश होती है तो एरिड क्षेत्रों में या फिर शुष्क क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त मिट्टी को बेहतर बनाया जा सकता है इरिगेशन के माध्यम से, और उस समय भी कुछ यहाँ पे उगाया जा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। आने वाले लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने रहे इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।